हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है दैट ये ऑल जेकेएसएसबी एग्जाम, जितने भी आपके एग्जाम्स है जेकेएसएसबी के, वो अब आगे शिफ्ट हो गए। वो 20 फरवरी के बाद ही अब आपके एग्जाम होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। अब देखो, ये जो एग्जाम्स है ये होना ज़रूरी भी थे कि आप सभी को पता है कि कोरोना भी जो है वो भी आपका पीक पे है, आपके सेकंड बात के जो ठंड है वो भी पीक पे है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जेकेएसएसबी ने अब आपके जो एग्जाम है वो आगे कर दिया। मैं ये कहूँगा कि आप इसे प्लस पॉइंट से ले सकते हो कि हाँ, हमारे पास थोड़ा समय और मिल गया है, जिसमें हम अकाउंटेंसी सिर्फ रिवाइज कर रहे थे, अब हम जीके भी साथ में पूरी कंप्लीट रिवाइज करेंगे। अब आप सभी को बता दूं, आज हमारी अकाउंटेंसी डिवीजन क्लासेस का क्लास नंबर 17 है, जिसमें हम आपका जो ओल्ड सिलेबस है, मतलब कि जो आपको पंचायत PAA के एग्जाम में आया था, वो आज आपका खत्म हो जाएगा, ईच एंड एवरी टॉपिक। हाँ, थोड़े से मिसलिनियस टॉपिक रहते हैं, मे बी शायद से नेक्स्ट लेक्चर आपका वही आ जाए, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। लाइकवाइज जो PFMS और आपके जो सोशल ऑडिट वगैरह, ठीक है, वो कल के लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे आपका ओल्ड सिलेबस। उसके बाद आपका न्यू सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, उसके ऊपर आपको लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, लेकिन रिवीजन के तौर पे हम आपको एक बार फिर से करा देंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज BRS। अब बच्चों को इस टॉपिक से बड़ा डर लगता है, सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं, जो कॉमर्स स्टूडेंट भी रह चुके हैं उनको भी बड़ा डर लगता है कि हाँ, ये BRS है क्या। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, आज की वीडियो के बाद आप BRS को कभी भूलोगे नहीं। BRS बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके पास एक टेक्निक है, आपको बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। हम कोई रट्टाफिकेशन पे नहीं जाएंगे कि हाँ आप इसको रट्टा मार लो, इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है। हम इसको करेंगे कंसेप्ट के साथ, क्योंकि हमारा मोटो है कंसेप्ट पाओ मार्क्स लाओ, ठीक है। अब देखो BRS है, आप सभी को बता दूं, आपके जो पंचायत का पेपर हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन आए थे BRS में से। तो आप सभी को पता है ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो बच्चों के कुछ मैसेज आते हैं, सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या मैं इसे छोड़ दूं? भाई छोड़ना कुछ नहीं, करके जाओ। मैं इधर कराने बैठा हूं, मुझसे पूछिए, आपको इंस्टाग्राम हैंडलर दिया है, आप उधर आपकी कोई भी क्वेरी आप उधर मुझे मैसेज कीजिए, मैं उधर कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। अब देख रहे हो हमारा टॉपिक है BRS, जिसकी फुल फॉर्म है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो इन तीनों को ना हम 3 पार्ट्स पे बांट देते हैं। एक को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, 3 नाम है इसके, ठीक है सर। अब बैंक वर्ड बताने की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, बैंक वर्ड तो आजकल सबसे ज्यादा कॉमन है सर, मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है। सेकंड वन इज रिकंसिलिएशन एंड द थर्ड वन इज स्टेटमेंट। तो रिकंसिलिएशन क्या होता है सर? रिकंसिलिएशन होता है मेल मिलाप, मिलाना, जोड़ना एक दूसरे के साथ, मतलब आपने मैचअप करना, उसको हम बोलते हैं रिकंसाइल करना। एंड द थर्ड आइटम इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आप सभी को होता है अकाउंटेंसी में हम उसको स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसमें आपका डेबिट और क्रेडिट वर्ड यूज नहीं हो। तो ऑब्वियस ही बात है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट वर्ड यूज नहीं होगा उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। तो अभी तक सर हमने जितनी भी अकाउंटेंसी पढ़ी है उसमें हमने 3 स्टेटमेंट पढ़ी है। एक ट्रायल बैलेंस सर, सेकंड हमने पढ़ी बैलेंस शीट, एंड द थर्ड वन इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है पहले ही MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट। तो आपका उधर ऑप्शन होगा एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आपका बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस की ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर है सर उधर ऑल ऑफ द अबव। अब बात होती है द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या। अब आप सभी को बता, आप सब बैंक जाते होंगे, आप सभी को मैं बता दूं, हमने अकाउंटेंसी A to Z, मतलब कहे ना बेसिक अकाउंटेंसी, जो अकाउंटेंट का काम है वो बिल्कुल हमने A to Z पढ़ लिया है। हमने पढ़ा सर जर्नल एंट्री, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद सर हमने पढ़ा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा, और उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी सर, दैट इज आवर कैश बुक। द बिल्कुल इजी टॉपिक था कैश बुक, आप सभी को याद होगा। अब कैश बुक में आप सभी को यह भी याद होगा कि कैश बुक के 2 कॉलम हुआ करते थे, एक में 3 कॉलम भी हुआ करते थे, लेकिन हमें 3 कॉलम से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ उसमें ना एक कॉलम से लेना देना, दैट इज बैंक कॉलम। आप सभी को याद होगा हमने कैश बुक में एक कॉलम डाला था बैंक कॉलम। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कैश बुक का बैंक कॉलम आपको क्या बताता है, सर हमें कैश बुक का बैंक कॉलम बताता है हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस, हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस बताता है। जी सर यही बताता है, हमें वो बता देता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 1 लाख, 1 करोड़। वो हम कैसे पता करेंगे? मैंने पता करना है कि मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े। मैं खोलूंगा कैश बुक में देखूंगा, बैंक कॉलम का टोटल मारूंगा, और वो जो टोटल मारूंगा उधर से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा बैंक का कितना बैलेंस है।
एक बुक हमारी काम आती है इधर, दैट इज बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। एक और बुक काम आती है इधर, दैट इज पासबुक। पासबुक के बारे में भी आपने सुना होगा, आपके पास पड़ी होगी पासबुक, आपने बैंक, आप सभी के खाते होंगे बैंक अकाउंट में, ऑब्वियस सी बात है। उधर से आपको फिर एक बुक इशू होती है जिसे हम बोलते हैं पासबुक। वो पासबुक क्या है सर? सर वो भी हमारा क्या है? बैंक रिकॉर्ड ही है। वो भी हमारा क्या है? बैंक रिकॉर्ड। हम क्या करते हैं, बैंक मिल जाते हैं, वो पासबुक देते हैं, वो मशीन के अंदर डालते हैं, आगे प्रिंट आउट करके पूरा आ जाता है कि आपके इस डेट को इतनी ट्रांसैक्शन हुई है, इस डेट को आपके अकाउंट से 20 रुपए निकले हैं, इस डेट को आपके अकाउंट से 30 रुपए डले हैं, इस डेट को आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए डले हैं। वो सब कुछ कौन बताता है सर? पासबुक। क्योंकि हम उन्हें देते हैं पासबुक, हाँ सर इसमें एंट्री कर दो। आप सबने देखी होगी पासबुक, अगर नहीं देखी आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हो पासबुक, उधर आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है पासबुक। सिंपली पासबुक क्या है? द बुक दैट शोज अ रिकॉर्ड इन द बैंक। ठीक है, ये हमारा बैंक रिकॉर्ड है एक तरह से। अब देखो सर, आपने बताया एक हमने पढ़ा कैश बुक, एक हमने पढ़ा पासबुक। क्या ये दोनों बुक का जो एंड में आंसर है सेम नहीं है? जी सर, दोनों का जो मेन मोटो है, हमें क्या बताना है? पासबुक और कैश बुक। ठीक है, पासबुक और कैश बुक, इन दोनों का मेन मोटो क्या है सर? बैंक बैलेंस बताना। इन दोनों का मेन मोटो क्या है? बैंक बैलेंस बताना। पासबुक भी हमें क्या बताएगा? आपका बैंक का बैलेंस कितना है। कैश बुक भी आपको क्या बताएगा? आपका बैंक का बैलेंस कितना है। लेकिन इसमें क्या फर्क है? दोनों सर सेम चीज बता रहे हैं। कैश बुक इज आवर इंटरनल रिकॉर्ड, इसको मेंटेन कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। कैश बुक मैंने कहा ना आपका अकाउंटेंट बनाता है, हमने एक एमसीक्यू किया था। और अगर बात करें पासबुक कौन बनाता है, तो पासबुक हमारा बैंक बनाता है। पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है। बस हम उन्हें ट्रांसैक्शन देते हैं, वो अपने कंप्यूटर में एक एंटर मारते हैं हमारे अकाउंट नंबर के साथ, और सारा का सारा लेखा जोखा हमारे सामने आ जाता है। तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रिकॉर्ड। पासबुक को हम क्या बोलेंगे सर? एक्सटर्नल रिकॉर्ड है, क्योंकि बैंक के कंप्यूटर के थ्रू हमें आया। लेकिन जो कैश बुक है ये हमारे थ्रू आया। तो दोनों क्या बताते हैं सर? बैंक बैलेंस बताते हैं। अब मेन चीज क्या आती है? कभी कभार, ध्यान से वर्ड सुनना, कभी कभार इन दोनों का बैलेंस मैच नहीं करता। तो उसका रीजन पता करने के लिए हम बनाते हैं BRS। होप सो क्लियर होगा। आपका एमसीक्यू इधर से बन रहे हैं, देखो ध्यान से समझो। BRS हम बनाते क्यों हैं सर? टू मैच अप द बैलेंस ऑफ पासबुक एंड कैश बुक। कभी कभार मैंने बोला इनके बैलेंस नहीं मिलते, मैं उनका रीजन बताऊंगा क्यों नहीं मिलेंगे। सर दोनों का काम तो बैंक बैलेंस बताना है, तो क्यों नहीं मिलेंगे उसके मैं रीजन बताऊंगा। लेकिन अभी जितना मैं बता रहा हूं इतना याद रखो, इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन मोटो क्या है? टू रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ पासबुक विद द कैश बुक। बस ये फर्क है। आप देख सकते हो इधर मैंने क्या लिखा है, that the BRS is a statement that reconcile the balance as per the bank column of the cash book with the balance as per the bank book. ठीक है, by giving the reasons for such difference along with the amount. As a result of this, internal record of a business, ठीक है, जो मैंने बताया बैंक column of cash book, can be reconciled with the external record bank statement. तो as a result आप इनको मैच अप कर सकते हो। If every entry in the cash book matches with the bank statement, then bank balance will be the same in both record. अगर जितनी भी कैश बुक में हमारी एंट्रीज हैं वो मैचअप कर जाती है बैंक स्टेटमेंट के साथ, सभी की सभी, तो हमारा जो बैंक बैलेंस दोनों में होगा सेम होगा। बट प्रैक्टिकली इट मे नॉट बी पॉसिबल। इट मे, ठीक है, मे का यही हो गया कि दामाडोल है भाई साहब, कि कभी कभार आपका प्रैक्टिकली मैचअप नहीं करता। When the balances do not agree with each other, the need for preparing a statement to explain the causes arise. This statement is called BRS. देखो मैंने बिल्कुल ना सादी इंग्लिश लिखता हूँ, कोई अंग्रेजों वाली अंग्रेजी नहीं लिखता हूँ मैं। आप देख सकते हो कितनी बिल्कुल बेसिक सी इंग्लिश लिखी है। आप इसको पढ़ोगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा। वैसे मैंने समझा भी दिया है, कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि इनके जो कारण हैं जिसके कारण ये हमारे जो मैचअप नहीं हो सके, हम उस चीज के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उस स्टेटमेंट को बोलते हैं BRS। अब मैं आपको बताता हूं
क्या क्या कारण हो सकते हैं कि आपकी दोनों बुक्स जो है मैचअप नहीं करेंगी। अब ध्यान से समझना, पहले इसको चीज को समझने से पहले आप देखो, मैंने आपको क्या बताया सर, आपकी जो कैश बुक है ना वो हम खुद बनाते हैं, हम खुद बनाते हैं, और जो हमारी पासबुक है सर वो हमारा बैंक मेंटेन करता है। मतलब कि बैंक में पैसे आएंगे तो उधर ट्रांसैक्शन हो जाएगी, बैंक से पैसे निकलेंगे तो उधर ट्रांसैक्शन हो जाएगी। लेकिन जो कैश बुक है, कैश बुक में हम तभी एंट्री कर देते हैं हमारे पास चेक आया, एंट्री कर दो, हमने चेक दिया। देखो चेक और कैश में फर्क है। चेक देना हम समझ लेते हैं हमने पैसे दे दिए, लेकिन क्या पता वो बंदा बाद में पैसे निकाले, पैसे गए नहीं है अभी, लेकिन हमारे एंड से चले गए, हमने एज्यूम कर लिया हमने दे दिए चेक, ठीक है ना। अब उस बंदे की मर्जी है, वो चाहे महीने बाद निकाले, 2 महीने बाद निकाले, 3 महीने बाद निकाले, उसके बाद नहीं निकाल सकता, 3 महीने तक ही वैलिड होता है चेक, ठीक है ना। तो उसके कारण एक तरह से आपका बैलेंस जो है थोड़ा फ्लक्चुएट कर जाता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं रीजंस, आपको और क्लियर हो जाएगा। पहला बोलते हैं चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। कहता है कि आपने चेक इशू कर दिया बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट की। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल मैंने आज एक चेक काट के दे दिया मिस्टर शाम को, ये लो सर आपकी पेमेंट, आप रखिए आपकी इमानत। मैं क्या करूंगा, कैश बुक में लिख लूंगा हाँ मैंने शाम को 1000 रुपए का चेक दे दिया, मेरे अकॉर्डिंग पैसे चले गए। अब मैं निश्चिंत हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं कि मैंने शाम के पैसे देने। लेकिन शाम जनाब बड़े चालू बंदे हैं, उन्होंने चेक लगाया ही नहीं। वो मतलब मस्त मोला बंदे, वो कह रहे हैं हमारे पास चेक आ गया, जब बैंक जाऊंगा बैंक वाली साइड से निकलूंगा तो चेक लगाते हो जाऊंगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो वो जो शाम है उन्होंने अभी तक चेक नहीं लगाया, उसके कारण मेरे बैंक अकाउंट से पैसे नहीं कटे होंगे। लेकिन मेरे जो कैश बुक है उधर से तो पैसे मैंने शो कर दिया डिडक्ट हो गए, कैश बुक में मैंने शो कर दिया डिडक्ट हो गए, लेकिन एक्चुअल में पासबुक में से तो डिडक्ट नहीं हुए। तो ऑब्वियस ही बात है आपका बैलेंस फ्लक्चुएट करेगा, आपका दोनों का बैलेंस सेम नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल देखो, मेरे बैंक कॉलम का एक्चुअल में बैलेंस था 10,000, लेकिन मैंने जब शाम को चेक दे दिया मेरे कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस हो गया 1000 माइनस कर दो 9000। कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस कितना हो गया 9000। लेकिन अगर पासबुक के अकॉर्डिंग हम बात करें उधर 10,000 का 10,000 है, क्योंकि उधर से अभी तक 1000 रुपए नहीं कटे, शाम जी ने चेक लगाया ही नहीं अभी तक। तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन चेक डिपॉजिटेड और पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब आप सभी को मैं बता दूं, आप जब चेक क्लियरिंग के लिए लगाते हो ना तो 3 दिन बाद आपके अकाउंट में कैश आता है, ठीक है। अगर आपके दूसरे बैंक में अकाउंट है ये एंड सो ये कुछ होता है, ठीक है, तो 3 दिन बाद आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होके दूसरे के। फॉर एग्जाम्पल मैंने चेक लगाया आज कितनी तारीख है सर, आज तारीख है 24। अब मेरे अकाउंट में कब पैसे आएंगे सर 27 तारीख को। ओ भाई साहब बीच में 26 जनवरी तो आ रही है, फिर 28 को आएंगे, ठीक है ना, बैंक हॉलीडेज को भी डिडक्ट कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब मेरे पास पैसे आएंगे 28 को। लेकिन मैंने बैंक बैलेंस देखने बैठ गया हूं 25 तारीख को ही, ठीक है, मैं बैंक बैलेंस देखने बैठ गया हूं 25 तारीख को ही। पैसे मेरे अकाउंट में कब आएंगे सब 28 तारीख को। मेरे अकॉर्डिंग कैश बुक में मैंने एंट्री कर दी है कि हां 1000 रुपया आ गया है मिस्टर राम से, लेकिन पासबुक में तो मेरा प्लस 1000 हुआ ही नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है ये दोनों फिर से फ्लक्चुएट करेंगे, ठीक है ना। मतलब अभी 28 को पैसे आने, लेकिन मैं 25 को स्टार्ट हो गया हूं बैलेंस मैचअप करना। तो ये रीजन है, मुझे उधर से पता चल जाएगा अच्छा 1000 रुपये आने हैं, कोई ना 2-3 दिन बाद आ ही जाने हैं, तो इसके अलावा मेरा दोनों का बैलेंस सेम चल रहा है। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक, आपने डिपॉजिट किया लेकिन डिसऑनर हो गया, मतलब बाउंस हो गया आपका चेक। आप सभी को होता है जब आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता प्रॉपर, आपने 10,000 का चेक काट के दिया, आपके अकाउंट में बैलेंस ही 1000 रुपये है, तो वो चेक क्या कर जाएगा डिसऑनर हो जाएगा। मैंने तो अज्यूम कर लिया मेरे पास पैसे आ गए, लेकिन जब मैंने बैंक में लगाया उधर बाद में पता चला डिसऑनर होकर आ गया, अभी तक मेरे अकाउंट में तभी पैसे नहीं आए। तो ये भी रीजन हो सकता है। नेक्स्ट आइटम इंटरेस्ट अलोड बाय द बैंक। अब देखो जब बैंक वाले आपको इंटरेस्ट देते हैं, क्या आपसे पूछ के देते हैं हेलो सर जी आपके अकाउंट में हम इंटरेस्ट डालने वाले हैं, क्या हम डाल दें? ऐसा कभी उन्होंने फोन किया? नो सर, नहीं किया ना।
तो हमें सपना थोड़ी आएगा उन्होंने इंटरेस्ट डाल दिया। हाँ ऑब्वियसली बात है, आजकल मैसेजेस आ जाते हैं, लेकिन उस टाइम की बात करो जब मैसेजेस नहीं आते थे। ठीक है, तो इंटरेस्ट अलोड बाय द बैंक, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बैंक में इंटरेस्ट आया है? मैं उधर निकालूंगा पासबुक में एंट्री कराऊंगा, अच्छा इंटरेस्ट आया, चलो जी कैश बुक में भी डाल दो, इंटरेस्ट आया है हमें 500 रुपए। फिर जाके दोनों मैचअप करेंगे, ऐसे कहां मैचअप करेंगी? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस, ये भी सेम ही हो गए। ठीक है, एक तरह से बैंक चार्जेस वो काट लेते हैं, आपके एटीएम चार्जेस हो गए, आपके पासबुक चार्जेस हो गए, आपके जो भी चेक बुक के जो चार्जेस करते हैं, और भी एसएमएस अलर्ट करते हैं, कितने चार्जेस होते हैं, तो उसके आपके चार्जेस। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक, जब कोई कस्टमर आपको बिना बताए, ऐसा कोई इंसान तो होता नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं होते हैं कोई, तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक, मतलब किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक में पैसे डाल दिए आपको बिना बताए। ठीक है, तो वो भी हमें सपना तो आएगा नहीं कि हाँ जनाब हमारे पास पैसे आ गए। तो जब हम अपनी पासबुक में एंट्री कराएंगे, हम उधर देखेंगे ओ जनाब ये तो मोहन ने मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए डाल दिए। फिर मैं करूंगा मोहन को फोन, ओ यार तूने मुझे बताया ही नहीं कि तूने मेरे अकाउंट में 10,000 डाल दिए, बताया तो कर कम से कम। तो उस टाइम पे भी कैश बुक और जो आपका पासबुक है उसका बैलेंस आपका क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा। पासबुक में ज्यादा पैसे होंगे, कैश बुक में कम पैसे होंगे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर कोई कस्टमर डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे डाल दे तो किसमें आपका बैलेंस ज्यादा होगा? सर ऑब्वियस ही बात है, पासबुक में ज्यादा होगा, कैश बुक में नहीं होगा, क्योंकि कैश बुक मेंटेन करने वाले तो हम खुद हैं, हमें पता होगा तो हम एंट्री करेंगे ना कैश बुक में। पासबुक में तो तब होगी जब पैसा आया तो गया। ठीक है, इंटरेस्ट या डिविडेंड जब आ गया बैंक ने कलेक्ट किया, ठीक है, आप कह सकते हो कि डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होती है? हम ना बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि हर महीने की 10 तारीख को, फॉर एग्जांपल आपका कोई एम्प्लॉय है, हमें रोज रोज चेक काटने में दिक्कत होती है, तो आपकी जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं वो क्या कहती हैं, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देती है कि हर पहली तारीख को मेरे अकाउंट से ये पैसा चल जाना चाहिए इस अकाउंट में, या हर पहली तारीख को मेरे अकाउंट से ईएमआई कट जानी चाहिए। ईएमआई भी कटती है ना आपके अकाउंट से, वो डायरेक्टली अपने आप खुद कट जाती है, तो वो भी हम उसको भी क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं, कि हमने उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दिया। लेकिन हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का तब तक नहीं पता चलेगा जितनी देर हम अपनी पासबुक में एंट्री नहीं कराएंगे। हम उधर अच्छा देखेंगे, अच्छा ये इन्होंने 2 तारीख को पैसे काटे, चलो एंट्री करो जी जनाब हमारी ईएमआई के पैसे कट गए हैं। आगे बोलता है चेक इशू टू सम क्रेडिटर बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, अब आपने चेक इशू किया था लेकिन आप अब ओमिट हो गया, भूल ही गए। ठीक है, क्योंकि अब बुलक्कड़ भी हम बड़े ज्यादा हैं। ठीक है, तो चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक और रिकॉर्डेड वाइज, तो ये भी रीजन सेम ही आ गया कि आप 2 बारी रिकॉर्ड कर दो या कुछ भी आपसे गलती हो जाए। एरर इन टोटलिंग और बैलेंसिंग द बैंक कॉलम, अगला रीजन आ जाता है कि आपने कभी का कैश बुक का टोटली गलत मार दिया। हाँ वो बात अलग है, पासबुक का टोटल गलत नहीं बच सकता, वो कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन कैश बुक अगर हम हैंडमेड बना रहे हैं तो हमसे उधर गलती हो सकती है। तो ये कुछ रीजन थे जिसके कारण आपका कैश बुक और बैंक बुक मैचअप नहीं हो सकता। ठीक है, नीचे आप देख सकते हो BRS 2 बुक्स आर इन्वॉल्व, ये भी एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि BRS में कौन कौन सी 2 बुक्स इन्वॉल्व है, दैट इज इंटरनल रिकॉर्ड एंड एक्सटर्नल रिकॉर्ड। इंटरनल रिकॉर्ड इज अ कैश बुक का बैंक कॉलम एंड देन अदर वन इज पासबुक। ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कैश बुक कौन बनाता है? सर कैश बुक अकाउंटेंट बनाता है जो बिजनेस का, और जो पासबुक है वो सर बैंक। ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन गलत है, मैं बता दूं। ठीक है, तो जो आपका पासबुक है वो आपका बैंक रिकॉर्ड है और ये बैंक मेंटेन करती है। अब बात आती है, ठीक है, क्या इसकी जरूरत है? ठीक है, तो इसकी जरूरत यही है, आप देख सकते हो, मैंने वैसे मैक्सिमम आपको बता चुका हूं। टू आइडेंटिफाई द रीजंस, पहला रीजन पता करना। भाई ऑब्वियसली बात है, पैसे का मामला है, पैसे के मामले को हम ऐसे कभी रफा चक्कर नहीं कर सकते, एक एक रुपया कीमती है। तो टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक एंड द बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। टू आइडेंटिफाई द डिले इन द क्लियरेंस ऑफ द चेक। ठीक है, अब हमने पता करना है कि जो आपकी चेक में क्लियरेंस में डिले हो रही है उसका रीजन पता करना है। टू एसरटेन द करेक्ट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, हमने करेक्ट बैलेंस पता करना है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का। टू डिस्करेज द अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस एज वेल एज बैंक फ्रॉम मिस यूजिंग फंड। ठीक है, अब हमने अकाउंटेंट कभी का धोखा दे सकता है जनाब, तो वो भी मिस यूज ना करे हमारे फंड्स को, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा निगरानी रखने के काम आ सकता है ये BRS। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बतानी थी। ठीक है, और ये MCQ आपसे पूछा जा सकता है और यही आपको भी प्रैक्टिकल में मदद करने वाला है।
देखो, एक होता है फेवरेबल, एक होता है अनफेवरेबल। फेवरेबल हो गया, ऑब्वियसली बात है, जो आपके फेवर में हो, जो आपके फायदे में हो, उसको हम क्या बोलेंगे सर? फेवरेबल। अनफेवरेबल हो गया जो आपके हित में नहीं हो, जो आपके खिलाफ हो, उसको हम क्या बोलेंगे? अनफेवरेबल। अब यही बात आती है, हमारे पास दो बुक्स हैं, ठीक है जनाब। कैश बुक तो आप पढ़ चुके हो ना, इसके बारे में बताने की जरूरत है? नो सर, आपने इतना प्यारा बताया हुआ है, इतना प्यारा समझाया हुआ है, सब कुछ याद है, तो अभी टेस्ट कर लेते हैं, कोई चक्कर नहीं। तो कहते हैं कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होगा? फेवरेबल मतलब फायदे वाली, मतलब कैश बुक का रिसिप्ट साइड कौन सी थी सर आपकी? दैट इज डेबिट साइड। बस यही आंसर है। आपसे उधर पूछा जा सकता है कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या है, आपका आंसर है सर डेबिट साइड, क्योंकि दैट इज अ रिसिप्ट साइड। आपसे पूछा जा सकता है कैश बुक का अनफेवरेबल साइड कौन सा है? दैट इज पेमेंट साइड, दैट इज नेगेटिव साइड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। क्लियर है जी जनाब। अब बात होती है पासबुक की। सब पासबुक का फेवरेबल साइड कौन सी है और अनफेवरेबल साइड कौन सी है? इसमें आपका उल्टा हो जाता है। फेवरेबल साइड इज क्रेडिट। पासबुक में मैं बात कर रहा हूं पासबुक का फेवरेबल और अनफेवरेबल। कैश बुक का मैंने आपको बता दिया, कैश बुक का ही उल्टा पासबुक में हो जाएगा कि पासबुक का फेवरेबल है क्रेडिट और अनफेवरेबल है डेबिट। इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। अभी मैंने आपको क्या बताया? पासबुक क्या है सर? हमारे बैंक रिकॉर्ड है जो बैंक मेंटेन करता है। आपने बैंक में पैसे जमा कराए, आपने बैंक में पैसे जमा कराए, क्या आप उसके मालिक हो? जी सर। आपके लिए तो वो एसेट है, लेकिन बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। बैंक के लिए क्या है वो? लायबिलिटी, टेंशन। तो ऑब्वियस ही बात है, जब जब बैंक की लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्या करेगा सर? क्रेडिट करेगा। उसी कारण आपको मैसेज आता है दैट योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। जब जब आपके अकाउंट में पैसे डलते हैं, आप मैसेज क्या आता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो आप याद रखना दैट अकॉर्डिंग टू पासबुक क्रेडिट बैलेंस इज फेवरेबल, अकॉर्डिंग टू पासबुक डेबिट साइड इज अनफेवरेबल। जब जब आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे तो आपको मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखना, जिंदगी भर याद रखना कि पासबुक का फेवरेबल डेबिट है और कैश बुक का फेवरेबल डेबिट है और पासबुक का फेवरेबल क्रेडिट है। होप सो क्लियर होगा। आगे मैंने यही लिखे हैं 4 पॉइंट, इनको बताने की जरूरत नहीं है। एक बार देख लेते हैं। डेबिट बैलेंस फेवरेबल या प्लस बैलेंस किसका? कैश बुक का। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक अनफेवरेबल या माइनस। डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक अनफेवरेबल या माइनस। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक फेवरेबल या प्लस। ये 4 लिखी हैं और इन 4 में से चांसेस में भी आपको एक एमसीक्यू मिले, ठीक है? तो ध्यान रखना। अब बात होती है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स टू बीआरएस। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ कि बैंक स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है? क्योंकि अब इसके बाद ना हम थोड़े एमसीक्यू करने वाले हैं, थोड़े प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन इसके आने वाले हैं, तो उधर आपको ये मदद करने वाले हैं। बैंक स्टेटमेंट क्या है? सब पासबुक का ही दूसरा नाम है, ठीक है? पासबुक आपकी क्या होती है? वो भी बैंक रिकॉर्ड होता है। बैंक स्टेटमेंट क्या करते हैं मैक्सिमम ना, हर साल के एंड में हम एक बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं। जब आप अपनी रिटर्न भी फाइल करो तब भी आपको ये बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। ये भी लेखा जोखा उसी का है, लेकिन बस ये क्या होता है, एक प्रॉपर पेपर में होता है, ये एक स्टेटमेंट टाइप होता है। लेकिन जो पासबुक है ये बुक टाइप होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब कि आपका अनफेवरेबल बैलेंस, जब आप बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकालो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर मैं बोलूं पासबुक में बैंक ओवरड्राफ्ट है तो समझ आना डेबिट बैलेंस है। अगर मैं बोलूं कैश बुक में बैंक ओवरड्राफ्ट है तो समझ आना क्रेडिट बैलेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम क्या बोलते हैं? अनफेवरेबल बैलेंस। ये भी याद रखना, ठीक है? आगे बात करते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, ठीक है? मतलब वही कि हमने चेक दिया था लेकिन अभी तक उसने चेक नहीं लगाया, तो वो आपका आ गया अनप्रेजेंटेड चेक। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिया। अनक्लियर चेक मतलब मुझे चेक मिला था, मैंने चेक बैंक में लगा भी दिया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अभी तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए, तो उसको हम बोलेंगे अनक्लियर चेक। लास्ट वन इज डिसऑनर चेक, मतलब कि वो बाउंस हो जाना चेक, उसको बोलते हैं डिसऑनर चेक। होप सो क्लियर होगा। तो यही था आपके कुछ
कह सकते हो कि BRS के बारे में इधर आप पढ़ सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक इंडिकेट्स। तो कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस क्या इंडिकेट करेगा सर? बैंक ओवरड्राफ्ट करेगा। ऑल BRS इज प्रिपेयर्ड व्हेन एवर ए बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब आप बनाओगे? जब आपके बैंक स्टेटमेंट रिसीव होगी, क्योंकि हमने अब मैचअप करना है ना, ऑब्वियसली बात है। अब बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, इसके रिलेटेड जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखो इसके ना 4 केस है। व्हेन फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पास बुक इज गिवन, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पास बुक इज गिवन। ये 4 स्टेप है। अब बाकी सब आपको 4 कराएंगे, लेकिन हमारी बात अनोखी है जनाब, हम इधर आपको 4 स्टेप नहीं कराएंगे, हम 4 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब 4 in 1, ठीक है। एक जो मैं समझाने वाला हूं, ये पहला वाला, हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 1 पे फोकस करेंगे। पहला वाला हम फोकस करेंगे, आपके चारों के 4 हो जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चारों के 4 पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फर्स्ट वाला कंसेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं, वो क्लियर हो गया, आप अपने आप करोगे इसका आंसर, ठीक है। देखो क्या होता है, एक हमें बोला फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन, ये समझ लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। पहला मेन चीज, ठीक है, आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए मैथमेटिक्स का बेसिक। कौन सा बेसिक सर? ये दैट माइनस माइनस का मतलब क्या होता है सर? प्लस, इतना तो पता होना चाहिए। माइनस प्लस का मतलब क्या होता है सर? माइनस। सर प्लस माइनस का मतलब क्या होता है सर? माइनस। सब प्लस और प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस। ये तो पता ही होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 6th स्टैंडर्ड में ये स्टार्ट हो जाता है, ये कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है, आपको बताना स्टार्ट हो जाता है कि माइनस माइनस का मतलब है प्लस, माइनस प्लस का मतलब है माइनस, प्लस माइनस का मतलब है माइनस, प्लस प्लस का मतलब है प्लस। और जो अनदर थिंग आपने याद रखनी है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, बस वो आपको समझ आ गया तो इधर आसानी से होगा, ठीक है। अब देखो ये आइटम्स है, व्हेन फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन, इसका मतलब है आपको कैश बुक का बैलेंस दिया होगा, आपको बोला होगा क्वेश्चन में कि कैश बुक का बैलेंस है ₹100, आपको बोला होगा कैश बुक का बैलेंस है ₹100, फिर आगे कुछ बता दिया होगा कि हमसे ये गलतियां हो गई, हमने ये पाया, ये ट्रांजैक्शन इधर नहीं है। आपने उधर बताना है कि किसको ऐड करूं किसको लेस करूं, ताकि हमारा आंसर आए पासबुक का। मतलब कैश बुक का दिया होगा, हमें आंसर चाहिए पासबुक का। कैश बुक का हमें पता होगा हमने पहुंचना कहां पे है? पासबुक में पहुंचना। तो कैसे पहुंचेंगे? ये एक मेन कंसेप्ट आ जाता है। तो वो कैसे पहुंचेंगे? देखो थोड़ा सा मैं कहूंगा एज ए लेमैन, एज ए बिजनेसमैन आपको समझना है, और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? आपने चेक दे दिया लेकिन अभी तक चेक नहीं लगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया, एक होता है कैश बुक, एक होता है पासबुक, एक होता है कैश बुक, एक होता है पासबुक। हमने चेक दे दिया, मतलब कि मैंने कैश बुक में से कर दिया होगा माइनस, लेकिन अभी तक पासबुक में से माइनस नहीं हुआ, अभी तक पासबुक में से माइनस नहीं हुआ, उस बंदे ने चेक नहीं लगाया। यही मतलब हुआ ना। तो ऑब्वियस ही बात है, हमारे पास क्या है? कैश बुक का बैलेंस, हमने इधर कर दिया था माइनस, अब इसमें मैं क्या कर दूंगा? प्लस, ताकि हमारा पासबुक का आंसर आ जाए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने -100 किया था, अब मैं +100 फिर से कर दूंगा, आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो ऑब्वियस ही बात है मेरा आंसर डायरेक्टली कहां पहुंच जाएगा? पासबुक। यही कंसेप्ट, मतलब कि हमने अगर कैश बुक में उसे माइनस किया था, अब आप प्लस कर दो, आपका इफेक्ट नील हो जाएगा और आपका आंसर अपने आप पासबुक का रहेगा। देखो आगे फिर से समझो। इंटरेस्ट अलोड बाय द बैंक, इंटरेस्ट अलोड बाय द बैंक, एक होता है सर कैश बुक, एक होता है पासबुक। इंटरेस्ट मैंने आपको बताया बैंक आपसे पूछ के नहीं देता, बैंक आपसे पूछ के नहीं देता आपको इंटरेस्ट।
बैंक का जब मन करता है वो इंटरेस्ट देता है। तो ऑब्वियसली बात है जो बैंक में है पासबुक में ऑब्वियसली बात है हमारा प्लस हो गया होगा। जी सर पासबुक में प्लस हो गया होगा। अब मैंने पासबुक में एंट्री की, उधर मैंने देखा ओहो पासबुक में मेरे पास इंटरेस्ट आया है, मेरे पास इंटरेस्ट आया है, तो कैश बुक में भी तो मैं प्लस करूंगा। तो वो ही चीज मैंने इधर प्लस कर दी। बस ये कंसेप्ट है, क्योंकि मेरे पास कैश बुक है पासबुक है, मैं सिर्फ और सिर्फ कैश बुक को छेड़ सकता हूं, पासबुक को नहीं छेड़ सकता हूं। ठीक है, आगे देखिए डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर, मतलब डायरेक्ट पेमेंट का मतलब क्या हो गया, पासबुक में मेरे पास पैसे आ गए हैं तो मैं किसको छेड़ सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में चेंजेस ला सकता हूं, तो कैश बुक में प्लस कर दूंगा। बस यही किया हुआ, ऐड ऑप्शन में डाला हुआ इसे। डिविडेंड ऑन शेयर्स, मतलब डिविडेंड होता है इंटरेस्ट ऑन शेयर्स। ठीक है, जब आपको इंटरेस्ट आता है शेयर्स पे, आपको पता है आप शेयर्स पे पैसा लगाते हो, ठीक है, शेयर्स बाय करते हो, तो वही पासबुक में पैसा आ गया तो अब हम कैश बुक में प्लस कर देंगे। रिबेट ऑन बिल, ठीक है, आपके बिल्स के ऊपर एक तरह से आप कह सकते हो ये भी इनकम ही होती है आपकी। ठीक है, जब आपको रिबेट मिल जाती है आपको ऊपर, तो आप कह सकते हो पासबुक में प्लस हो गया तो इधर भी प्लस कर देंगे। एनी रॉन्ग एंट्री, ठीक है, क्रेडिट साइड पे हमने रॉन्ग एंट्री कर दी थी पासबुक के, तो उधर प्लस किया था तो इधर भी प्लस ही कर देते हैं। क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक का ये मतलब हो गया ना। अब आगे आप देखिए, चेक डिपॉजिटेड और पेड इनटू द बैंक नॉट येट कलेक्टेड और क्रेडिट बाय बैंक। ठीक है, आपने चेक मिला था आपको, एक होता है कैश बुक एक होता है पासबुक। चेक में हमने प्लस तो कर दिया था सर, लेकिन अभी तक पासबुक में प्लस नहीं हुआ, तो मैंने क्या बोला, हम सिर्फ और सिर्फ चेंजेस किस में ला सकते हैं, कैश बुक में ला सकते हैं, तो इधर आप माइनस कर दो, तो इसलिए लेस कर दिया। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस मतलब आपकी पासबुक में हो गया माइनस, तो इधर भी माइनस कर दो। देखो यही कंसेप्ट आपसे पूछेंगे, व्हेन कैश बुक इज द ओपनिंग बैलेंस, स्टार्टिंग पॉइंट, व्हेन ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ये होता है एंड पॉइंट। व्हेन कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, द बैंक चार्जेस आर सब्ट्रैक्टेड की एडिट, तो आपका आंसर है सर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, यही कंसेप्ट इधर आपका यूज हुआ है। अब देखिए जो चार कंसेप्ट मैंने बोले ये आपको करने की जरूरत नहीं है, उसका कंसेप्ट क्या है। सेकंड कंसेप्ट क्या कहता है, अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल का मतलब हो गया माइनस में, तो आपका क्या करना है, कैश बुक का जब भी बैलेंस दिया होगा, फॉर एग्जांपल 100 बैलेंस दिया है, आपको बोला होगा द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो आप उधर लिखाना सर -100, बस, और कोई कंसेप्ट नहीं। आप उधर क्या लिखे होगे सर -100, आपने उधर -100 लिख दिया, बाकी कंसेप्ट सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला बैंक ने इंटरेस्ट लो किया था 20 रुपए का, तो अभी हमने क्या पढ़ा सर, इंटरेस्ट लो होता है 20 रुपए, +20 कर देते हैं। अब क्या करेंगे सर, प्लस माइनस होता है माइनस, 100 में से 20 काटे 80, साइन किसका, बड़ी टर्म का, तो आपका बैलेंस एज पर द पासबुक क्या होगा, -80, मतलब कि 80 डेबिट। ये कंसेप्ट है, माइनस का मतलब क्या है पासबुक में, डेबिट। ओवरड्राफ्ट का ही मतलब है ना अनफेवरेबल का, बस ये कंसेप्ट है। आपको बोला जाएगा दैट योर बैलेंस एज पर कैश बुक इज अनफेवरेबल ₹1000, मैं लिख दिया था ₹1000 माइनस, ठीक है सर लिख दिया। मैंने बोला देयर वर बैंक चार्जेस ₹100, सर बैंक चार्जेस बताया था सर ने माइनस में होता है, तो इधर हम कर देंगे माइनस। तो उधर आपसे पूछा जाएगा बैंक चार्जेस को क्या करना है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर माइनस माइनस होता है प्लस, तो हम ऐड करेंगे, ये पूछा जा सकता है। देखो खिलवाड़ हमने किसके साथ किया, साइन के साथ किया। आपको मैं दिखा देता हूं, इधर बैंक चार्जेस क्या है, इधर आपके बैंक चार्जेस ऐड है, और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। सारा मैथमेटिक्स, आपको कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है। जब आपको बैलेंस अनफेवरेबल दिया होगा तो बैंक चार्जेस को हमने प्लस करना है, क्यों करना है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो बुक वाला नहीं बताएगा। एक को लेते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक इज अनफेवरेबल ₹2000, तो हम इधर क्या लिखेंगे -2000, अनफेवरेबल लिखा, ठीक है सर। मैंने बोला देयर वॉज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम दे दी, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम दे दी, ठीक है।
तो फॉर एग्जाम्पल आपका बैलेंस एज पर कैश बुक है -2000 अनफेवरेबल, ठीक है, माइनस लगा दिया साइन। जी सर, अनफेवरेबल जब भी लिखा होगा हम माइनस लगा देंगे। अब इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक है। आप सर, हमने कहा था इंश्योरेंस प्रीमियम अगर बैंक पे कर रहा है मतलब कि हमने पासबुक्स में माइनस कर दिया होगा, तो कैश बुक में हम क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे। तो हम इधर साइन के लगा देंगे सर माइनस, फॉर एग्जाम्पल 200। तो माइनस माइनस क्या होता है सर, माइनस माइनस हमारा होता है प्लस, तो 2200 हमारा आंसर आ जाएगा। और हमने क्या किया, ऐड किया। इधर से ही 2 MCQ बनते हैं कि जब आपको अनफेवरेबल बैलेंस दिया होगा कैश बुक का, तो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक को क्या करना है सर, हमने ऐड करना है। जी सर, हम उसे ऐड कर देंगे। जब आप उसको ऐड करोगे, अब आपसे पूछा जाएगा बैलेंस क्या है सर, उसका बैलेंस आया है -2200। -2200 मतलब 2200 डेबिट, 2200 डेबिट। तो ये 2 कंसेप्ट आपने समझे और पकड़े। जी सर, बात करते हैं, आपको बोला है दैट द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन ₹1500। जी सर, -1500 लिख दिया। जब जब सर ने बोला अनफेवरेबल लिखा होगा, हमने -1500 लिख देना। हमने वो लिख दिया। उसके बाद बोला है दैट देयर वॉज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक ₹100। तो इधर से आपने कंसेप्ट समझना है, मतलब हमसे इंटरेस्ट लिया गया है, हमसे पासबुक में डिडक्ट हुआ है, तो हम कैश बुक में भी क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे। तो कैश बुक में हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस किया तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट को हमने माइनस किया, फॉर एग्जांपल 200। अब आपसे पूछा जाए कि आपको अनफेवरेबल बैलेंस दिया है और जो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है इस केस में प्लस होगा कि माइनस होगा सर, आपका आंसर ये प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 1500 + 200 1700 इज योर आंसर। साइन किसका, माइनस का। आंसर विल बी योर 1700 डेबिट। आंसर क्या होगा आपका 1700। आप नीचे देख सकते हो, ये आपको अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया हुआ है। ये होप सो अब ये भी क्लियर हो गया होगा। 2 हो गए। अब थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं। थर्ड और फोर्थ को भी हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे, बस और बस फर्क क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। आपको पता है ना, एक साइड पे अगर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एक साइड माइनस है तो दूसरी साइड क्या करते हैं, प्लस करते हैं। बस यही कंसेप्ट है इधर। जो थर्ड और फोर्थ केस है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पासबुक है। थर्ड और फोर्थ, थर्ड में पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट है फेवरेबल बैलेंस, और फोर्थ में स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक और बैलेंस क्या है, अनफेवरेबल। बैलेंस क्या है, अनफेवरेबल। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी क्या करना है, आपने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला कॉलम ही याद रखना है। जो सर ने मुझे समझाया है हम वो ही याद रखेंगे, बस और कुछ नहीं याद रखेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं याद रखना। हम क्या करेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, हमें कैश बुक का पता करना है। हम क्या करेंगे, इसको एक्स सेलेक्ट कर लेंगे और कुछ नहीं, जो बाकी कंसेप्ट है सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने बोला दैट बैलेंस एज पर पासबुक इज ₹-2000। बैलेंस एज पर पासबुक ₹2000। मैंने इधर लिख दिया 2000, क्योंकि 2000 हमारा क्या लास्ट आंसर, तो हम कैश बुक को क्या लेट कर लेंगे, एक्स। हमने ये निकालना, ठीक है, एक्स। अब मैं बोलता हूं दैट देयर वॉज ए बैंक चार्जेस ₹100। देयर वॉज ए बैंक चार्जेस ₹100, तो इधर मैं कर देता हूं -100। इधर मैं क्या कर देता हूं, -100, क्योंकि बैंक चार्जेस क्या होने से लेस होने। अब यही कंसेप्ट आपने करना है। हमारी इक्वेशन क्या बन गई सर, इक्वेशन बन गई x -100 इज इक्वल टू -2000। -100 है इधर, उधर जाके क्या हो जाएगा, +2000। x इज इक्वल टू -2000 +100। प्लस माइनस क्या होता है सब, प्लस माइनस हमारा होता है माइनस। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2000 में से 100 माइनस की 1900 आंसर आ जाएगा। साइन किसका, माइनस का। बस ये कंसेप्ट है। अब आपसे यही पूछा जाएगा कि इस कंसेप्ट में आपने बैंक चार्जेस को ऐड किया कि लेस किया। सर हमने क्या किया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब आपको मैं दिखाता हूं, माइनस वाले कॉलम में होगा जो आपको अनफेवरेबल बैलेंस दिया होता है। अनफेवरेबल आ गया
और बैंक चार्जेस कहां दिए, माइनस। ये कंसेप्ट है और कुछ नहीं, ठीक है। आप देख सकते हो पासबुक का अनफेवरेबल और कैश बुक का फेवरेबल सेम है, कैश बुक का फेवरेबल और पासबुक का अनफेवरेबल सेम है। एक और कंसेप्ट पकड़ते हैं, देखो इधर मैं क्लियर करके ही भेजूंगा आपको, जितनी देर आप 100% श्योर नहीं हो जाओ तब तक नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं साथ में बता दूं कल से हम आपकी जेकेपीएसआई का कोर्स स्टार्ट करें प्रॉपरली, आपकी हिस्ट्री का। देखो पहले मैंने इसलिए नहीं स्टार्ट किया था क्योंकि आपका एग्जाम विद इन 1.5 मंथ में था, तो वो मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी कि आपको पूरा कोर्स मैं प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि ऊपर से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी था। तो अब से आपको कल से ही लेक्चर मिलना स्टार्ट होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग, आपकी सारे सेक्शन इकट्ठे, मतलब अराउंड 3 to 4 लेक्चर आपको दिन के मिला करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, कोई आपको चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। बस आपने चैनल को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी जेकेपीएसआई के लिए प्रॉपर प्रिपेयर करना चाहते हैं। मैं एक बार आपको प्रॉपर्ली शेड्यूल बता दूंगा, क्या हमारे क्लासेस का शेड्यूल जाने वाला है, तो वो मैं आपके साथ कल शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए आपको मैं एक हिंट दे रहा हूं कि कल के लिए तैयार रहिए। तो मैं वही बता रहा हूं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है द बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹1000, हम इधर लिख देंगे 1000 और कैश बुक को क्या लिख देंगे X। मैंने क्या बोला, दैट दे वॉज ए डायरेक्ट पेमेंट बाय ए कस्टमर, डायरेक्ट पेमेंट बाय अ कस्टमर, हमने सर उसको करना होता है ऐड, तो इधर मैं लिख देता हूं प्लस 200, फॉर एग्जाम्पल 200 अमाउंट लिखिए उधर। अब इधर प्लस 200 है, उधर की करेगा माइनस। हमारी इक्वेशन क्या बन गई सर, x प्लस 200 इज इक्वल टू 1000। इधर प्लस 200 है, उधर के माइनस, x इज इक्वल टू 1000 माइनस 200, x इज इक्वल टू 800। मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या होना चाहिए 800 डेबिट, क्योंकि प्लस में आया ना आंसर, तो इसलिए डेबिट। यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है जो हम कल लेक्चर में यूज करने वाले हैं। कल ना आपके लिए मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा, क्योंकि आज लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है और टाइम भी हो गया, आप देख सकते हो ऊपर, क्योंकि फिर 10 बजे के बच्चे सो जाते हैं आजकल, तो 10 बजे लेक्चर मैंने प्रोवाइड भी करना है। तो यही कंसेप्ट आपने समझना है कि प्लस माइनस माइनस, ठीक है। आपके पास मेरी पीडीएफ भी होगी, आप उधर से एमसीक्यू कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर उधर एमसीक्यू लगाइए या आप गूगल पे सर्च कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर आपको अभी भी कोई एमसीक्यू, देखो एमसीक्यू हमने कल करने हैं, नो डाउट, कल आपको मैं बीआरएस के एमसीक्यू कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मैंने जो इधर कोशिश की कि आपकी देखो 42-43 मिनट्स की लेक्चर अभी भी हो गया हुआ है, तो मैंने कोशिश की कि आपका इधर आज मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं। आज आप प्रैक्टिस कीजिए, कल पूरे जोशो हवास के साथ आगे आना, पूरे मन लगा के आना कि सारे के सारे मेरे एमसीक्यू ठीक होंगे। 40-50 एमसीक्यू कल हम करेंगे एमसीक्यू का, ठीक है, बीआरएस के ऊपर ही करेंगे, तो उधर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप राइज हो जाएगा। लेकिन उस चीज के लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं कहूंगा आप प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कीजिए, मैं गारंटी देता हूं कल के आपके सारे एमसीक्यू ठीक हो जाएंगे अगर आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। आपको जितने भी एमसीक्यू, देखिए इसके लिए मैं कहूंगा एक एमसीक्यू अगर प्रैक्टिकल आता है ना, तो उसको आप 3 मिनट भी लगाओगे तो काफी बहुत कम समय है, 3 मिनट भी लगा रहे हो ना, लेकिन सोच के करो, ठीक है। ज्यादा रट्टाफिकेशन में हम जाते नहीं है, हम कंसेप्ट पे जाते हैं। अगर आप इसको 5 मिनट भी लगाओगे, मैं कहूंगा काफी है, लगाइए 5 मिनट भी लगाइए, लेकिन आंसर ठीक कीजिए, ठीक है। क्योंकि इसका 1 या 2 से ज्यादा एमसीक्यू नहीं आने वाले, मतलब कि प्रैक्टिकल बेस्ड। 1-2 एमसीक्यू तो इसका थियोरेटिकल बेस्ड होगा, जो मैंने आपको आज थ्योरी ऊपर पढ़ाई, लेकिन जो प्रैक्टिकल बेस्ड होगा वो 1-2, क्योंकि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी इसका एक ही एमसीक्यू है प्रैक्टिकल बेस्ड। उसमें पूछा गया था कि ये जो आइटम है ये ऐड अप की जाएगी कि सब्ट्रैक्ट की जाएगी, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। और ये मैंने आपको 4 टेबल बता दिए, तो ये कोई सही बात नहीं होगी कि हम ये चारों के चारों टेबल रट्टा मारे, तो मैंने इसकी आपको एक ट्रिक बता दी, आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो और गूगल पे एमसीक्यू लगाइए, आपको अपने आप सारे आंसर ठीक हो जाएंगे। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और कल मिलते हैं अपने जेकेपीएसआई का सिलेबस और डिस्कस करेंगे कि इस तरह से क्लासेस चलने वाली है। मैंने सभी टीचर्स का बात कर लिया है, लेक्चर्स आगे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका रीजनिंग, रीजनिंग के साथ पहले हम मैथ्स और रीजनिंग इकट्ठे पंकज सर चलाएंगे। आप सभी को बता दूं पंकज सर अनअकैडमी के डाउट सॉल्वर है, उधर मैं बता दूं, तो आप खुद सोच सकते हो कि आपको अनअकैडमी की फैकल्टी इधर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही है, तो किस तरह का आपका जाने वाला कंटेंट। तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारे एंड से आपको कोई भी थोड़ी सी मदद हो रही है तो हम सोचेंगे हमारा मोटो कंप्लीट हो रहा है, जो जिस मोटो के साथ हम आए हैं वो हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।